नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ आरिश अजहर और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह सूबा बोलेगा। और आज हम सूबा बोलेगा में बात करेंगे बेशर्म खाकी। जहां एक और भारत राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है तो वहीं सूबे की महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं और इसका कारण पुलिस बनी है। पुलिस की काली करतूतों ने आज फिर सिस्टम को शर्मसार किया है और इसी पर आज हम सूबा बोलेगा में बात करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और न्याय के लिए महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की थी, पर अब महिलाओं के लिए शुरू हुआ मिशन शक्ति अब बस कागजों तक ही सिमटकर रह गया है, जिससे प्रदेश के मुखिया का महिला सुरक्षा का सपना तार-तार हो गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि सूबे की पुलिस के काले कारनामे सामने आए हैं। कारनामे ऐसे जो साफ करते हैं कि सूबे की पुलिस कानून व्यवस्था को ठीक करना तो दूर खुद आरोपी बन चुकी है। पहला मामला प्रतापगढ़ से सामने आया, जहां दबंगों ने घर में घुसकर मां बेटी को पीटा, जिसके बाद जब घायल अवस्था में पीड़ित महिलाएं न्याय की आस में पुलिस के पास पहुंची तो बेशर्म अधिकारियों ने ना तो उनकी फरियाद सुनी, उल्टा पीड़ितों को ही डांट कर भगा दिया। प्रतापगढ़ के बाद घटना बाजपुर से सामने आई, जहां पुलिस की टीम पर हुई फायरिंग मामले के आरोपी अनिल शर्मा की पत्नी निधि शर्मा ने पुलिस की टीम के खिलाफ बर्बरता पूर्वक पीटने के मामले में मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज की। पीड़ित निधि शर्मा ने बताया कि एक शादी समारोह में उपजे विवाद को लेकर पुलिस ने इनके घर में घुसकर जमकर मारपीट की और मौके पर मौजूद आईपीएस सर्वेश पवार ने इनके साथ बर्बरता से पिटाई की थी। फिर मेरे को अकेले देख के उन्होंने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी और मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा, बहुत गंदी गंदी गालियां दी मुझे और घसीटते हुए मुझे अंदर ले गए। मेरे से चाबियां ली, मेरे जेवर, पैसा सब कुछ ले लिया उन्होंने। मेरे हथियार जो हमारे खुद हथियार है, जो उन्होंने बताया है कि हम लोगों ने फायरिंग करी, खुद हमने खुद ना करके इन्होंने हमारे हथियार से फायरिंग करी, रिवाल्वर और बंदूक से। सारे लोग थे, आईपीएस जो हैं, जो पवार जी है वो साथ में थे, उनके कहने पर ही उनके जूनियर्स लोगों ने ये सब करा है। इसी तरह मारपीट का मामला इटावा से भी सामने आया, जहां सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के गांव डूडपुरा में मारपीट के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस ने आरोपी के घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की और विरोध में महिलाओं से भी गाली गलौज की। बता दें कि डूडपुरा में एक ही परिवार के लोगों में जमीन को लेकर आपस में मारपीट हो गई थी, जिसके बाद कुछ लोग घायल हुए, जिसकी सूचना किसी गाँव वाले के जरिए पुलिस को लगी तो पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए पहुंची। वहीं जब आरोपी नहीं मिला तो सिविल लाइंस पुलिस ने वहां की महिलाओं के साथ गाली गलौज के साथ साथ घर में तोड़फोड़ की और घर का सारा सामान क्षतिग्रस्त कर दिया। ये मामले तो पुलिस की जनता से बर्बरता के हैं। इसके बीच एक ऐसा मामला भी सामने आया जहां महिला पुलिस ही पुलिस की हिंसा की शिकार बनी। मामला अम्बेडकर नगर जिले का है, जहां पुलिस लाइन में तैनात सिपाही मऊ जिले का रहने वाला गोविंद चौहान ने एक महिला सिपाही सुधा सिंह से प्यार का नाटक किया और शादी का झांसा देकर उससे जिस्मानी रिश्ता भी कायम किया। वहीं दबाव बनाने के बाद गोविंद ने पिछले साल सुधा से कोर्ट मैरिज भी कर ली और उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। सुधा सिंह ने आरोप लगाया कि शादी और प्यार के नाम पर मेरे साथ धोखा हुआ। उसने आरोप लगाया कि जब वह ससुराल पहुंची तो उसे वहां तरह तरह से प्रताड़ित किया जाने लगा। दहेज की मांग के साथ साथ उसे खाना पीना भी नहीं दिया जाता था। ससुराल से प्रताड़ित होकर सुधा जब अपने पति सिपाही गोविंद से मिलने अम्बेडकर नगर पुलिस लाइन पहुंची तो उसके साथ मार पिटाई की गई और जान से मारने की धमकी देकर उसे वहां से भगा दिया गया। मेरी मुलाकात गोविंद चौहान से 2018 में जनपद अयोध्या में हुई, जो कि मैं साकेत से मैं कर रही थी। वहाँ इनसे मुलाकात हुई तो ये मुझे शादी का झांसा दे करके अपने साथ रिलेशनशिप बनाने के बाद ये मुझसे 10 जुलाई 2020 को कोर्ट मैरिज की। कोर्ट मैरिज के बाद इन्होंने ना कभी मुझसे मुलाकात करने की कोशिश की, ना कभी घर गए, अपने घर ले जा करके रख दिए। इनके घर वाले मुझे दहेज के लिए
जहां महिलाओं की अच्छी भागीदारी दिखाने के लिए प्रदेश सरकार क्या नहीं करती, लेकिन नीचे पर तैनात कुछ निकम्मे अधिकारी बट्टा लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ऐसे में सवाल उठता है कि मिशन शक्ति के नाम पर महिलाओं के लिए बनी स्पेशल डेस्क के क्या फायदे, जब पुलिस ही महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं बची है। ऐसे में सूबा पूछता है कि ऐसे निकम्मे पुलिस वालों पर लगाम आखिर कब लगेगी। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो रक्षक की भूमिका कौन निभाएगा। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। और इस बीच जौनपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस कस्टडी में युवक की मौत हो गई। एसएचओ समेत 4 पुलिसकर्मी पर एफआईआर। जौनपुर से खबर है, एसएचओ समेत 4 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। पुलिस कस्टडी में युवक की मौत हो जाती है। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि युवक की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई है। खबर जौनपुर से आपको इस वक्त बता रहे हैं। पुलिस सवालों के घेरे में है, क्योंकि पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत हो जाना पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल उठा। बड़ी खबर जौनपुर से इस वक्त आपको बता रहे हैं। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, क्योंकि सूबा बोलेगा में पुलिस के काम करने के तरीके पर आज हम बात करेंगे। एक तरफ मिशन शक्ति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू की थी, महिलाओं को न्याय मिले, महिलाओं को उनका हक मिले, महिलाओं को उनका अधिकार मिले, महिला सुरक्षित रहे। लेकिन यह मिशन शक्ति सिर्फ कागजों में सिमट के रह गया है। इसका अंदाजा आप इन खबरों से लगा सकते हैं, जो अभी हमने आपको प्रतापगढ़ की खबर दिखाई, जहां पर पुलिस वालों ने बेरहमी से महिला को पीटा है। इटावा की खबर हमने आपको दिखाई, अंबेडकर नगर की खबर हमने आपको दिखाई। ये तस्वीर सूबे की निकल कर आ रही है, तब जबकि मिशन शक्ति को लेकर महिला हेल्प डेस्क तमाम थानों में बनाई गई हैं। बड़े पैमाने पर ये महिला हेल्प डेस्क बनाई गई हैं। सवाल ये कि महिला हेल्प डेस्क आखिर कर क्या रही हैं? जब पुलिस ही महिलाओं पर जुल्म ढा रही है, रक्षक ही भक्षक बन गए हैं, तो आखिर उम्मीद किससे लगाई जाए? और कैसे महिलाओं के प्रति जो अपराध है वो कम कैसे होगा जब पुलिस खुद उस अपराध में शामिल हो जाएगी? जौनपुर की खबर भी हमने आपको बताई है। पुलिस कस्टडी में युवक की मौत हो जा रही है। 4 पुलिस वालों पर कार्रवाई की जा रही है। यह सूबे की पुलिस की तस्वीर है। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। खाकी में कितने दाग हैं, इस पर हम सवाल उठा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए, अपनी बात को सूबा बोलेगा के कार्यक्रम में रखिए। बड़ी तादाद में जो इस वक्त सूबा बोलेगा के कार्यक्रम महिलाएं देख रही, मैं चाहूंगा कि आप कॉल करिए। आप अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस के साए में, वो हमें बताइए। फिलहाल हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, सीधे उनकी तरफ रुख करते हैं। हमारे साथ सबसे पहले सामाजिक कार्यकर्ता नाहिद अकील जी जुड़ी हैं। नाहिद अकील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। महफूज हसन प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। अजहर मलिक संवाददाता बाजपुर से हमारे साथ हैं। अभिषेक सिंह हमारे प्रमुख संवाददाता लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सीधे नाहिद अकील के पास है। नाहिद अकील, क्या कहेंगी सूबे से जो तस्वीर निकल कर आ रही है? एक तरफ मिशन शक्ति है, दूसरी तरफ ये तस्वीरें हैं, क्या कहेंगी? देखिए, ये आज की कोई नई बात नहीं है। पिछले अगर 6 महीने 7 महीने को आप उठा के देख लीजिए तो लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कहती, अपराध चारों तरफ बढ़ रहे हैं। सिर्फ महिलाओं के साथ ही अपराध नहीं है, हर क्षेत्र में अपराध बढ़े हुए हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यही पुलिस होती है, सिर्फ सरकार बदल जाती है तो फिर काम होने लगता है, और यही पुलिस होती है जब दूसरी सरकार आ जाती है तो ये कैसे इतनी ज्यादा लचर हो जाती कि इनसे काम नहीं होता, और काम वही हो रहा। अगर आप देखें आज केसेस का आंकड़ा उठा करके, तो आपको गैंगस्टर एक्ट में ज्यादा रिकॉर्ड में दिखेगा, एनएचए में ज्यादा दिखेगा, और ज्यादातर जेलों में आज आप देखें तो आपको दलित और मुस्लिम युवक ही वहां पाए जाएंगे, या फिर जो थोड़ा आवाज उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हैं या सीए एनआरसी के लोग हैं, वो आज तक 1 साल होने को है। आपको क्या लगता है, अपराध के जात मजहब देख के किया जा रहा है? ऐसा तो नहीं, जुल्म तो हर जगह अगर महिलाओं पर हो रहा है, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें मजहब और जात की क्या रोल बहुत ज्यादा है?
बहुत ज्यादा। देखिए, जब कोई प्रशासनिक सीट पे आता है, सरकारी नौकरी में आता है, तो वहां उसके जो रूल बुक होती है उसमें साफ ये होता है कि आपको किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाना है। लेकिन क्यों ऐसा पुलिस कर रही है? बिना किसी इशारे के तो नहीं कर रही है कि पूरा महकमा एकदम कान में तेल डाल करके बैठ गया, उसको कुछ सुनाई नहीं पड़ता, आंख अंधी हो गई, दिखाई नहीं पड़ता है। और साथ के साथ जो हमारे तमाम विधानसभा से जीते हुए एमएलए गण हैं, हर क्षेत्र में बढ़ रहा है, तो उनका जनता दर्शन कैसे हो रहा, उनका क्षेत्र भ्रमण कैसे हो रहा है कि 76 के 76 जिलों में एक एक जिले में कम से कम जो विधानसभा क्षेत्र होते हैं 5 से 6 होते हैं। तो ये 6 विधायक कर क्या रहे कि उनके क्षेत्र में अपराध बढ़ रहा है? वो खाली आकर के राजधानी में बड़ा आवास मिल जाए वहीं बैठे रहते हैं, या उनकी भी कोई ड्यूटी है? उनके क्षेत्र की पुलिस काम कर रही कि नहीं कर रही है? बड़ी बात नाहिद अकील जी ने साफ तौर पे कही है। सीधे अभिषेक सिंह के पास। अभिषेक, कई सवाल ऐसे हैं। एक तरफ महिला मिशन शक्ति है, तमाम हेल्प डेस्क बनाई गई, तमाम थानों में बनाई गई, ये इसलिए कि भाई महिलाओं को अधिकार मिलेगा, उन पर होने वाले अपराधों पर लगाम लगेगी, उन्हें उनका हक दिलाया जाएगा, महिलाएं सुरक्षित महसूस की जाएंगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि प्रतापगढ़ से जो खबर है, इटावा से खबर है, अम्बेडकर नगर से, ऐसे तमाम ऐसी खबरें जो लगातार हम पढ़ते हैं ये न्यूज़ पर, आखिरकार महिलाओं पर अपराध तो कम नहीं नज़र आ रहा है। अब ये देख रहे हैं कि पुलिस खुद महिलाओं पर जुल्म कर रही है। क्या लखनऊ में बैठे अधिकारियों को इसके बारे में कोई जानकारी है? ये तमाम विधायक जो हैं, कि इनको इसके बारे में कोई जानकारी है? क्या ऊपर तक अवगत किसी को कराया जा रहा है कि सूबे में आखिर क्या चल रहा है? अभिषेक, क्या मेरा सवाल आप तक पहुंचा? ये बात सही है कि जी बिल्कुल आरिश, ये बात सही है कि कई बार लीगल रिफॉर्म्स तैयार किए जाते हैं। चाहे पिछली सरकारों की बात की जाए, 1090 की शुरुआत की गई थी, मिशन शक्ति की शुरुआत इस सरकार में की गई, और पिंक पेट्रोल की बात की जाए जो बाकायदा इसलिए जिसकी शुरुआत की गई कि वो महिलाएं पेट्रोलिंग पर रहेंगी, जो छेड़खानी इस तरह की छीटाकशी की घटनाओं में, टीजिंग की घटनाओं को लेकर सेंसिटिवली बातचीत कर पाएँ, अगर वो देखें तो महिलाएं उनसे अपनी बात बता पाएँ एक महिला को होने के नाते। लेकिन कई बार इस तरह की घटनाएं इन सारी चीज़ों की पोल खोलती हैं। हालांकि आला अधिकारियों का ये कहना है कि कोई भी कानून या कोई भी सिस्टम धीरे धीरे काम करता है, अचानक से काम नहीं कर सकता। लेकिन बिल्कुल बात है कि प्रवृत्ति जो है वो महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में ख़त्म नहीं हुई है, और वो साल दर साल, चाहे क्राइम डाटा सामने आता है, एनसीआरबी की रिपोर्ट सामने आती हैं, उसमें साल दर साल बढ़ोतरी ही देखने को मिलती है। चाहे उसके पीछे हवाला दिया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा मामले लिखे जा रहे हैं, पहले मामले लिखे नहीं जाते थे, थाने या आपस में अंडर टेबल सेटलमेंट हो जाता था, कोर्ट से पहले हो जाता था, समझौते हो जाते थे, तमाम तरीके के माफ़ी मांग कर छोड़ दिया जाता था। लेकिन इन सारी चीज़ों के बनिस्बत ये बिल्कुल साफ है और सच्चाई है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध, उनमें वृद्धि आती जा रही है। हालांकि कानून, चाहे केंद्र सरकार की तरफ से बात की जाए, लगातार बढ़ रहे हैं। महिलाओं की तरफ से होने वाली शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की बात कही जाती है। महिलाएं भी मुखरता से अपनी बात कह रही हैं, चाहे वो मीटू की बात की जाए या फिर फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया के जरिए भी अब कई सारी महिलाएं अपनी परेशानियां बताती हुई नजर आई हैं। बड़े पैमाने पर देखने को मिला है कि कंप्लेंट्स की तादाद भी बढ़ी है। शायद ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन इन सारी चीज़ों के किनारे जो एक मनोवैज्ञानिक कारण भी बढ़ता जा रहा है कि जैसे जैसे कानून सख्त हो रहे हैं, वैसे वैसे घटनाएं भी सामने आती जा रही हैं, और एक से एक नई तरीके की घटनाएं, जैसा कि हम जिक्र भी कर रहे हैं कि कैसे एक पुलिस कांस्टेबल खुद इस तरह की घटना में संलिप्त पाया गया, और भी कई सारी तमाम ऐसी घटनाएं हुई। राजधानी लखनऊ की बात की जाए, पिछले कुछ अरसों में कई सारी ऐसी घटनाएं देखी गई हैं जिसमें पुलिस कांस्टेबल्स, पुलिस सब इंस्पेक्टर्स, इंस्पेक्टर्स के ऊपर इस तरह के आरोप लगे हैं। आला अधिकारी, पीपीएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स पर भी आरोप लगे हैं इस तरह के कि महिलाओं के साथ उन्होंने अभद्रता की, छीटाकशी, छेड़खानी, या 376 की बात की जाए तो उस पूरे मामले में भी कई बार उन पर आरोप लगते हुए नजर आए हैं। तो निश्चित तौर पर सामाजिक संरचना का जो बात कही जाती है बार बार, जो पूरी एक संरचना है वो कहीं से लचर हो गई है, वो कहीं से इतनी ज़्यादा बिगड़ गई है कि इस तरह के अपराध आए दिन सामने आते रहते हैं। हालांकि कानून ज़रूर सख्त हो गए हैं, न्यायालय सख्त है, पुलिस भी अपनी तरफ से कोशिश करती है कि इस तरह की घटनाओं में जैसे ही जानकारी मिले वैसे ही एफआईआर दर्ज की जाए, कार्रवाई की जाए।
लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद भी सख्ती चाहे जितनी भी बढ़ रही है, कानून चाहे जितने भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद आरिश ये बात बिल्कुल सच है कि मुकदमे बढ़ रहे हैं, तादाद बढ़ रही है, लेकिन घटनाएं भी बढ़ रही हैं उसके साथ साथ। सीधे महफूज हसन के पास चलते हैं। महफूज हसन, क्या जानकारी है? दबंगों ने घुसकर जो है घर में महिलाओं को पीटा है। सबसे पहले तो खबर बताएं और उस पर पुलिस का क्या रवैया रहा, इसके बारे में बताएं महफूज। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि 25 नवंबर 2020 की बीती रात एक शादी समारोह में संजीव पाठक ने एंजॉय करने अजहर, मैं आपके पास आऊंगा, मेरा सवाल महफूज से, ठीक है? मैं आऊंगा। अजहर मलिक, मेरा सवाल आपसे। अजहर, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि 25 नवंबर 2020 की रात विवाह समारोह में दो पार्टियों में आपस में विवाद हो गया, जिसके बाद संजीव पाठक पीड़ित आईपीएस अधिकारी बातचीत कोतवाली में शिकायत पत्र लेकर एक पार्टी की शिकायत करता, तो वहीं आईपीएस अधिकारी अपनी टीम के साथ रात को 3 बजे किसी घर में अचानक घुस जाते हैं और आरोपियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो वहीं पुलिस का भी आरोप है कि पुलिस के ऊपर फायरिंग करी गई है लाइसेंस पिस्टल के साथ, जिसके बाद उनको मारपीट की गई है। तो निधि शर्मा ने मानव अधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई है कि मेरे घर के अंदर तोड़फोड़ की गई है, मेरे साथ मारपीट करी गई है। तो जिसके बाद मैं नजर आऊंगा चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से। इस बीच एक दर्शक हैं हमारे साथ जुड़ गए। चंद्र प्रकाश जी, अपनी बात को रखें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ धारणा न्याय संगत बात नहीं है सर। खाकी वर्दी के जो मुलाजिम है वो सारे एक जैसे नहीं है सर। आपने देखा 26 जनवरी के समय पर किस प्रकार से उन्होंने एक तरह से अपने प्राणों की आहुति सी दे रखी है। अरे चंद्र प्रकाश जी, आज हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, किसान आंदोलन की नहीं कर रहे हैं सर। मैं आंदोलन की बात नहीं कर रहा, मैं महिलाओं की बात कर रहा हूँ। प्रतापगढ़ अम्बेडकर नगर की खबरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं। आप वजह फरमा रहे हैं। मैं पुलिस के जो आपको लग रहा है महिला हेल्प डेस्क सही तरह से काम कर रही है? नहीं, मैं किसी के ऊपर आरोप या प्रत्यारोप के पक्ष में नहीं। तो ये क्या खबरें आपको क्या झूठी खबरें लग रही हैं जो हम दिखा रहे हैं? नहीं, के न्यूज तो की जो न्यूज होती है वो हमेशा सत्यापित न्यूज होती है। हम ईमानदार अफसरों की बात, उनकी तारीफ भी करते हैं सर, ईमानदार अफसरों की तारीफ करते हैं, लेकिन हम उनके खिलाफ हैं जो महिलाओं पे जुल्म कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी घड़ों में एक जैसा पानी नहीं होता सर। ठीक है, बहुत बहुत ठीक है चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रख लीजिए। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। अजहर मलिक, अपनी बात को पूरा करें जल्दी से। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से देश के अंदर अगर बात करी जाए तो लगातार महिलाओं के साथ उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर बातचीत क्षेत्र में भी ऐसा कुछ मामला ही आया है जहां पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं, जिसमें में एक आईपीएस अधिकारी की शिकायत की है जिसमें 3 बजे रात को घुसने के साथ महिलाओं के साथ मारपीट और घर में तोड़फोड़ जैसे मामले जैसी शिकायत दर्ज करी है। वही मामले का संज्ञान लेते हुए मानव अधिकार आयोग ने एसपी को 3 मार्च तक की जांच के आदेश दे दिए। तो वही देखने वाली बात है कि लगातार उत्तराखंड में भी अब ऐसी आपराधिक घटनाएं सामने आने लगी हैं जिसके ऊपर सीधा ताल्लुक पुलिस से रखा गया है। तो जिसको लेकर त्रिवेंद्र सरकार को कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर सतर्क होना चाहिए और उनके लिए सख्त निर्देश और आदेश या फिर कोई ना कोई ऐसे मामलों को लेकर सख्त कानून या रणनीति तैयार करनी चाहिए जिससे महिलाओं को लेकर बढ़ते उत्पीड़न के ग्राफ में कमी आए। जी सर, आपकी पीड़ित महिलाओं से बात हुई, उस परिवार से बात हुई, उनका क्या कुछ कहना है? उनका यही कहना है कि एक मामूली सी विवाद में मेरे परिवार के पूरी तहरीर दी गई थी, जिसके बाद आईपीएस अधिकारी अपनी मनमानी ढंग से सुबह 3 बजे हमारे घर के अंदर घुस जाते हैं और महिलाओं के साथ तोड़फोड़ करी जाती है और महिलाओं के साथ मारपीट की जाती है, समारोह के साथ तोड़फोड़ की जाती है और पुलिस जो हमारी बिल्कुल सुनने की तैयार नहीं, जिसकी वजह से अब उन्होंने मानव अधिकार आयोग का सहारा। आईपीएस अफसर जिनका नाम सर्वेश पवार है, और कितने पुलिस वाले थे जो लोग घर में घुसे थे, मारपीट की थी, और इस पूरे मामले को लेकर क्या किसी तरह का किसी पर कोई एक्शन हुआ है? जी बिल्कुल, एसपी के जिले के एसएसपी ने एसपी क्राइम को जांच दी थी। अभी तक
कोई ऐसी सख्त कार्रवाई नहीं की है। वहीं IPS अधिकारी अभी अंडर ट्रेनिंग में थे, जिसके बाद उनकी अभी पोस्टिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, कहीं भी अभी पोस्टिंग नहीं ली। तो पुलिस के साथ भी उनकी टीम थी जो लगातार थी। और वहीं अनिल शर्मा के पुत्रों पर भी पुलिस का आरोप है कि उन्होंने सरकारी लाइसेंसी पिस्टल के साथ पुलिस के ऊपर फायरिंग की है। जी ठीक है, महफूज हसन हमारे संवाददाता प्रतापगढ़ से हमारे साथ है। महफूज, आपके पास क्या जानकारी है? महफूज, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? महफूज, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो शायद महफूज तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है मुझसे। उमेश मेरठ से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। उमेश, अपनी बात को रखें। नमस्कार साहब। जी नमस्कार, बोलिए। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था, जो हमारे प्रदेश की पुलिस है, हाँ बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था, जो प्रदेश की पुलिस है वो केवल लूटने में लगी हुई है, वो किसी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। उसका एक मकसद है, लूटो और राज करो, और गरीब आदमियों को गाली देती है और उनको न्याय नहीं दिलाती है। उनकी थाने में कोई सुनता नहीं है। और लेडीज जो है, लेडीज पर दिनों दिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। मिशन शक्ति सब फेल हो रही है, सब केवल ये दिखावे की रह गई है और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। महफूज हसन, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी महफूज, क्या जानकारी है आपके पास? जी आपको बता दें, ये पूरा मामला संग्रामगढ़ थाने के बड़ी बसोई ग्राम सभा की है, जहां 20 जनवरी को कुछ दबंगों ने घर पे काम चल रहा था, वहां पर महिला ने विरोध किया था कि ये घर का रास्ता हमारा बंद हो जाएगा, इसको हटा दीजिए यहाँ से। उसी की खुन्नस को लेकर विवाद हुआ। विवाद में महिला को और उसकी बेटी को बुरी तरह से मारा और पीटा गया। उसके बाद यूं ही मामला खत्म नहीं हुआ। महिला पूरी तरह से चोटहिल थी, लहूलुहान थी। वो थाने जाती है और अपनी तहरीर को थाने में देना चाहती है, लेकिन वहां पर हेल्प डेस्क बनी, थाने पे हेल्प डेस्क बना हुआ है, वहां से महिला को दोबारा दिया जाता है। जी मतलब महफूज, आपका कहना है कि महिला हेल्प डेस्क पहुंचती, वहां से उन्हें भगा दिया जाता है? जी, तो ये स्थिति है महफूज हसन जो बता रहे हैं। नाहिद अकील जी, आप सुन रहे होंगी, ये महिला हेल्प डेस्क जिसके बारे में हमने शायद प्रोग्राम भी किया था, और महिला को मजबूती के लिए, उनके हक और हुकूक के लिए हमने कार्यक्रम किया था, शायद आप भी उसमें थी। आज ये स्थिति उसी महिला हेल्प डेस्क से महिलाओं को भगाया जा रहा है, जहां पर वो न्याय मांगने के लिए जब जा रही हैं। दरअसल देखिए, पूरा हमारा समाज जो है, एक तो पैट्रियार्की इतनी ज्यादा हावी है, और दूसरे जब शासन प्रशासन में लोग बैठे हैं, महिलाओं का परसेंटेज इतना कम है कि अब पुलिस में ही बार बार बात होती थी कि महिलाओं को बढ़ाना है, लेकिन नहीं बढ़ पा रही हैं। और फिर उनके इंतजामात, अगर कोई महिला कांस्टेबल किसी छोटे जिले में है तो उसके लिए क्या सुविधाएं हैं, वहां रुक सकती है कि नहीं। अगर कोई महिला कैदी आ जाती है, उसको रात में गांव देहात में रुकना होता है तो कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं होते। बहुत सारी चीजें हैं। और उसके साथ साथ एक चीज ये भी है कि मान लीजिए किसी ने जाकर के FIR दर्ज की, FIR दर्ज करने के बाद तो फिर केस ही बनता है। केस बनने के बाद आप न्यायालय जाते हैं, न्यायालय में पता है कि कुछ होना नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जुडिशरी इतनी महंगी है। यही बात नाहिद जी, प्रतापगढ़ की जब खबर को देख रहे हैं, एक IPS रैंक का अफसर जो है बर्बरता से महिलाओं की पिटाई करता है। आप सोचिए, जिम्मेदारी की ऐसे IPS को तुरंत निलंबित करे। लेकिन अभी कोई अगर कार का नुमाइंदा होता तो हम एक्शन ले रहे हैं, लेंगे, लेते रहेंगे, यही करते हैं। यही हमेशा जवाब आता है, भाई ये तो उन्हें क्या दिख नहीं रहा है, या न्यूज सुनाई नहीं पड़ रही है, या उनका सूचना विभाग बता नहीं रहा है कि आप इतना ज्यादा अपने सरकार के कुछ मुद्दों पर केंद्रित हो चुके हैं कि और सारे उनके लिए सेकेंडरी हो गए हैं। आज देखिए, विकास कुछ नहीं है, लोग परेशान हैं, किसान के ऊपर उल्टे केस करते चले जा रहे हैं। तो मामला क्या है? अपराध तो आज अभी सबसे मजेदार बात यह है कि 8 मार्च का नहीं है।
8 मार्च को सरकार ही बड़े बड़े प्रोग्राम भी मनाएगी महिला सशक्तिकरण के। जो शक्ति मिशन की बात कर रहे हैं, शक्ति मिशन सिर्फ धन उगाही का एक साधन है। बड़ी बड़ी बसेस खरीद दी गई हैं, किसी बीजेपी के नेता की एनजीओ बना करके दे दिया गया है, वो लोग चला रहे हैं। आप आंकड़े निकाल लीजिए, आंकड़े निकाल लीजिए तो मिशन शक्ति, आपको पता लग जाएगा कि मिशन शक्ति कहाँ हो रहा है। तो इससे थोड़ी अपराध कंट्रोल होगा। कोई भी सरकारें रही, मैं कहती हूँ सपा के टाइम में भी अपराध थे, ज्यादा थे, लेकिन फिर भी कहीं एक कंट्रोल था कि एक आम आदमी ये हिम्मत करता था कि चलो थाने में जाके शिकायत कर दें। अब आम आदमी सोचता थाने में जाए, कहीं खुद ही ना लाठी मार दी जाए हमारे ऊपर, तो कैसे होगा। ये सरकार की सबसे बड़ी कमी है, फेलियर है कि उनको अपने अंडर कर्मचारियों से काम लेना आता नहीं। ये रोने से थोड़ी होगा कि कोई सुन नहीं रहा है। मुख्यमंत्री जी का तो पहला एजेंडा था कि नारी के सम्मान में बीजेपी मैदान में, यही कह के वो आए थे। और क्या हो रहा है आज औरतों के साथ? वही नारियां सोचे ना कि जिस गर्मजोशी से उन्होंने सरकार बनाई और गद्दी पे बैठाला कि एक जो है योगी महाराज बैठेंगे तो महिलाओं की अस्मिता का ध्यान देंगे, और वही योगी महाराज को सुनाई नहीं दे रहा है कि महिलाओं की रोज आप देख लीजिए कोई दिन बाकी बचता है जिस दिन महिलाओं के साथ मारपीट ना हो, पुलिस से दो हाथ ना हो, या सरेआम उनकी इस्मत ना लूटी जा रही हो। कोई कमी कसर है? भगवान की नगरी अयोध्या में भी रोज हो रहा है, गोरखपुर में रोज केसेस हो रहे हैं। आपको याद है पिछले दिनों आप ही के चैनल में तो ये बात हुई थी कि वहां पुलिस ही लूट रही है। तो स्थितियां हो चुकी है। मुझे तो डर है कि कहीं किसान आंदोलन की तरह कहीं महिलाएं अभी आंदोलन छेड़ देंगे तो यहाँ भी फिर संभलेगा नहीं। अभिषेक क्या कहेंगे नाहिद अकील जी ने जो बात कही? जी बिल्कुल नाहिद जी बता रही हैं, लेकिन ये मैं देखता हूं अगर कि ये पूरा मामला सरकारों से या इन सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ नहीं है। ये मामला मानसिक प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है, ह्यूमन टेंडेंसी से जुड़ा हुआ है, जो और समाज की विकृति से जुड़ा हुआ है, जो कहीं ना कहीं एक के बाद एक इस तरह की घटनाओं के रूप में चेहरा दिखाती है अपना कि समाज कितना विकृत हो गया है, सोच कितनी विकृत हो गई है, चाहे वो छेड़खानी घटनाएं हो या बाकी। अभिषेक एक आईपीएस रैंक का, मैं आऊंगा अभिषेक आपके पास। अभिषेक मैं आऊंगा। एक कैलाश इस बीच एक झांसी से दर्शक हमारे साथ है। कैलाश अपनी बात को रखें। मानवर आप कोई भी बात मतलब दिखाते हैं, बहुत सत्यता से मतलब दिखाते हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि ये सच्चाई है कि आज ये पुलिस जो है उत्तर प्रदेश की हर जगह देखने को मिल रहा है कि काम नहीं कर रही है। और महिलाओं के अत्याचार की तो बात ये है कि मैंने फिर आज 5वीं बार आपके संज्ञान में मतलब डालना चाह रहा हूँ कि 6/12/20 को मोन्टू की हत्या हो जाती है बरुआ सागर थाने में। हम लोग एसएसपी महोदय दिनेश कुमार पी के पास जाते हैं, एसएसपी झांसी आईजी के पास जाते हैं, सुभाष सिंह बघेल साहब के पास, एक अभी एडिशनल नया है एसपी, उनके पास गए, नेपाल सिंह साहब के पास। इतनी बुरी तरह भगा दिया, हम लोग हताश हो चुके क्योंकि हम लोगों का सोर्स तो है नहीं है। तो हम लोग हार थक के घर बैठ गए कि बेटा मरा तो मरा, अब वो अपराधी खुले घूम रहे, हम लोग भी मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम जैसे असहाय मजबूर व्यक्ति का कोई मुद्दा उठाने वाला नहीं है भाई साहब। लेकिन आप मानवर सदा जुग जुग जिए, आप बहुत अच्छे इंसान। शुक्रिया कैलाश जी। और कैलाश झांसी से हमेशा दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं, अपनी व्यथा बताते हैं किस तरह से पुलिस के जो अधिकारी हैं उनके साथ पेश आते हैं, उसके बारे में कैलाश जी ने साफ तौर पर बताया। लेकिन सवाल वही है, कैलाश जैसे और भी तमाम ऐसे लोग हैं जिनको कई जगहों पर पुलिस भी प्रताड़ित कर रही है, उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ उनके सुनने वाला कोई नहीं है। सिस्टम हमारे पास बहुत बड़ा है, लेकिन ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है ये आप साफ तौर पे देख सकते हैं। राजीव बिहार से एक दर्शक हमारे साथ। राजीव जी अपनी बात को रखें। हेलो जी राजीव जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जल्दी से बोलिए। हाँ सर, हमारा कहना यह है सर कि पुलिस जो है अब अच्छी तरह से जो है काम नहीं कर पाती है सर। क्यों ऐसा लग रहा है आपको अच्छी तरह से नहीं काम कर रही है पुलिस? हेलो हाँ राजेश जी बोले, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। पुलिस ठीक
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी आप कॉल करिए टीवी के वॉल्यूम को कम रखिए ताकि कि आपकी आवाज़ हम तक पहुंच पाए। फिलहाल यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। The Navy gives me confidence. The Navy gives me courage. The Navy gives me a career. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसान और सरकार आज हाथ में हाथ मिलाकर उत्तर प्रदेश में समृद्धि की नींव रख रहे हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने से लेकर उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सरकार बड़े कदम उठा रही है। योगी सरकार के आने से हमें सिंचाई की काफ़ी अच्छी सुविधा उपलब्ध हुई है और पहले के मुकाबले अब हमारा जो गेहूँ है काफ़ी अच्छा हो रहा है। उत्तर प्रदेश ने 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के ऋण माफ किए हैं और प्रदेश भर के 2 करोड़ 13 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभान्वित हुए हैं। ये बताते हुए प्रसन्नता है, प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 35 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभान्वित हो रहे हैं। लोगों की सुविधा के लिए चीनी मिलों में सल्फरलेस प्लांट की स्थापना हुई है। विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को 2,53,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को और सशक्त करते हुए रिकॉर्ड 64,000 करोड़ रुपए की सरकारी खरीद की गई है तथा प्रदेश के गन्ना किसानों का भुगतान हो चुका है। किसानों की सुगमता हेतु उत्तर प्रदेश में मंडियों का विकास किया जा रहा है। प्रदेश की 27 मंडियों को आधुनिक किसान मंडी के रूप में विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों से किसानों का जीवन खुशियों के प्रकाश से रोशन हो रहा है। उत्तराखंड में 7 फरवरी 2021 की घटना है, इसको किस रूप में देखते हैं आप? तथा कथित विकास के कार्य होते हैं लेकिन इस तरह के विनाश नहीं होते। सड़क की चौड़ाई ज्यादा कर दी गई है, ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही। पहाड़ों में सड़क का अपना एक बहुत बड़ा स्थान है। विकास और समृद्धि दोनों में बड़ा अंतर है। एक तरफा होता है, समृद्धि सबको जोड़ के चलती है। चीन या अन्य देशों की हम तुलना करते हैं, ये बड़ी स्वाभाविक है। वहाँ पे एक कैरेक्टर है, कमिटमेंट है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए शिवम बदायूं से। शिवम, अपनी बात को रख सकते हैं आप? सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि पुलिस कोई प्रशासन काम नहीं कर रही है। हमारे एक मिलने वाले हैं, उनकी वाइफ आज 6 महीने से लापता है। उन्होंने काफी बार पुलिस को जो है बताने की कोशिश करी कि मेरी बीवी को बेच दिया गया है, पैसे से उठा के ले गए हैं। कई बार उन्होंने जो है पुलिस के पैसा खाई हुई है और उसको न्याय नहीं देती है। उसके बाद में उसको खुद प्रताड़ित करती है उस आदमी को। उसके बेचारे के 4 छोटे छोटे बच्चे, वो खुद परेशान है सर। वो 12 घूम रहा है, बेचारा गरीब आदमी है सर वो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम हमसे जुड़ने के लिए। बदायूं से शिवम अपनी व्यथा बता रहे थे कि कैसे एक परिवार को पुलिस जो है वो परेशान कर रही है। लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं जो अपनी बात सूबा बोलेगा के कार्यक्रम में रख रहे हैं, पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं और हम मिशन शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो कागजों में सिमट के रह गई है।
मुख्यमंत्री का जो सपना था उसको अधिकारी किस तरह से पलीता लगा रहे हैं, वो इन खबरों को जो हमने आपको दिखाई इसको देखकर आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। और लगातार जो दर्शक हमें तमाम जगहों से फ़ोन कर रहे हैं, ये भी आप बखूबी सुन रहे हैं। उसके बावजूद भी क्या कुछ कहना बाकी रह जाता है। अभिषेक हमारे साथ। अभिषेक, आपने कहा कि अपराध मानसिकता से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक आईपीएस प्रतापगढ़ में एक आईपीएस का एक महिला को बर्बरता से पीटना, हम जब अपने अधिकारियों की मानसिकता को नहीं बदल सकते हैं तो फिर कैसे ये महकमा चलेगा? इसके बारे में क्या लगता है आपको अभिषेक? जब जिन पर जिम्मेदारी है उनकी मानसिकता नहीं बदल रही है महिलाओं के प्रति। या बिल्कुल निश्चित तौर पर पुलिस रिफॉर्म्स की बात कही जाती है, पुलिस ट्रेनिंग्स की बात की जाती है, उसमें कई सारे बदलाव घोषित अघोषित तौर पर किए जाते हैं और कई बार पुलिस की लैंग्वेज जो भाषा शैली है उसको लेकर के काम किया गया है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद भी कई ऐसी घटनाएं हैं जो कलाई खोल कर रख देती हैं इन सारी रिफॉर्म्स की, पुलिस ट्रेनिंग्स की, उसमें किए गए बदलाव की और बड़ी बड़ी बातों की। एक आईपीएस ऑफिसर के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है ज़िले में कि वो पूरे ज़िले के लॉ एंड ऑर्डर के लिए ना सिर्फ जिम्मेवार होता है बल्कि वहाँ पर पुलिस की हर एक गतिविधि, पुलिस के हर एक ऑपरेशन या पुलिस द्वारा किए गए हर एक कार्य के लिए निश्चित तौर पर सीधे नज़रें उसी पर होती हैं। और अगर वो खुद इस तरह के काम में सामने से शामिल होता हुआ नज़र आ रहा है तो निश्चित तौर पर ये बात साफ है कि ना सिर्फ उसकी विकृत मानसिकता बाकी डाउन द लाइन पुलिस कर्मियों पर सीधे हावी होगी, बल्कि उस ज़िले में राम भरोसे कानून व्यवस्था होगी निश्चित तौर पर। अभिषेक, हम खबर पढ़ रहे हैं, अभी एक जौनपुर से खबर आई जहां पर पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत हो जाती है, 4 पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई। जी बिल्कुल, पुलिस अभिरक्षा में मौत की घटना सामने आई है और ना सिर्फ ये उन सारे आला अधिकारियों के चेहरे पर बदनुमा दाग है, पुलिस अभिरक्षा से सुरक्षित कुछ भी नहीं माना जाता। जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स भी जो कस्टडी की बात करते हैं, जेसी की बात करते हैं, वो भी पुलिस अभिरक्षा ही होती है और उस कस्टडी में गवाह हो चाहे अपराधी हो, उन दोनों को सबसे सुरक्षित माना जाता है। और उस अभिरक्षा के दौरान अगर किसी की मौत हो जा रही है तो ये पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर देता है कि आखिर कौन जिम्मेदार होगा, किसके कहने पर घटना को अंजाम दिया गया होगा, अंदर कौन लोग होंगे और क्या पुलिस इतनी गैर जिम्मेदार है कि अपनी अभिरक्षा में अपने अंडर या बाकायदा जिम्मेवारी सौंपे जाने के बाद भी इतनी लापरवाह है कि लॉकअप के अंदर क्या हो रहा है, कोई किसी को जान से मार रहा है और वो आंख बंद करके बैठी है। तो संलिप्तता निश्चित तौर पर होगी इस पूरी घटना में। जब भी पटाक्षेप होगा ये बात बिल्कुल निकल कर सामने आएगी। हालांकि क्या कार्रवाई की जाती है अभी फिलहाल थाना स्तर पर या बाकी जगह पर, वो देखने वाली बात होगी। तो बड़ी बात, अभिषेक ने कई सिस्टम की एक तस्वीर दिखाने की कोशिश की। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजहर मलिक भी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ आपको बता दें महफूज हसन भी जुड़े हुए हैं, नाहिद अकील भी जुड़े हुए हैं। नाहिद जी, ये जो तस्वीर और कई जगहों से हम देख भी रहे हैं और ये खबरें भी आ रही हैं, इन्हीं महिला हेल्प डेस्क को जिनको बनाया गया है बड़े पैमाने पर, यहाँ से महिलाओं को भगा तक दिया जाता है। एक दर्शक भी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं जो अपनी व्यथा बता रहे हैं। तो ये जो तस्वीर निकल कर आती है जहाँ पर एक तरफ महिला हेल्प डेस्क तो बनाई गई हैं, लेकिन इन्हीं महिला हेल्प डेस्क पे कई जगहों पर हमने देखा कि वसूली की जा रही है। कभी कभी झूठे आरोप लोगों पर लगाए जा रहे हैं। कमाई का जरिया, जैसा कि आपने बताया, कई जगहों पर ये कमाई का जरिया महिला हेल्प डेस्क बन गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला को सुरक्षित महिला मिशन शक्ति शुरू किया, महिला हेल्प डेस्क बनाई, लेकिन इसकी तस्वीर क्या निकल कर आ रही है ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या कहेंगी नाहिद अकील जी? खूबसूरत नाम रखने से अपराध कंट्रोल नहीं होगा। आप पिछले हफ्ते उठा लीजिए, यही कानपुर में एक विकलांग महिला की नाबालिग बेटी को ने किडनैप कर लिया, लापता हो गई और वो थाने जाती है और थाने जाती तो उससे 15,000 रुपए मांगा जाता है कि पेट्रोल के पैसे दो तब तुम्हारी लड़की को ढूंढ के ला करके देंगे, और वो बात उजागर होती है। उसके बाद क्या एक्शन हुआ? तो अब ये हो गया कि सरकार तो सुन नहीं रही है। अब सरकार को सुनवाने के लिए ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी है, आपकी भी, कि कार्यक्रम चलाएं, पुलिस रिपोर्ट कार्ड और चौराहों पर इसको उजागर किया जाए। शायद इस शर्म से सरकार झुक जाए, काम करने लगे, पूछे। क्योंकि भाई इकबाल कायम करवाना
तो सरकार की ही जिम्मेदारी है ना, हमारी आपकी नहीं। अगर मान लीजिए पूरे प्रदेश में तमाम तरह के अपराधियों की मानसिकता का सवाल है, महिलाओं के प्रति अपराध है, जमीन के मामले हैं, मर्डर है, तमाम ऐसे हो रहे हैं, तो अगर किसी की मानसिकता खराब हो गई है तो क्या उसको छोड़ दिया जाएगा? सरकार की जिम्मेदारी यही होती है कि अगर पुलिस की जिम्मेदारी क्या है, सरकार ने पुलिस को इसलिए रखा है कि सिर्फ अपने विधायकों के और अपने बंगलों में अपनी गाड़ियों के पीछे एक बड़ी तादाद में पुलिस की फोर्स लेकर के चलने के लिए रखा गया है, कि जनता की सुरक्षा के लिए रखा गया है। पुलिस का पूरा फुल फॉर्म ही शायद पुलिस वालों को नहीं पता होगा। अगर उनको पुलिस का पूरा फुल फॉर्म याद होता हमेशा, तो वो शायद ये हिमाकत करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन कितना डिफरेंस है आर्मी की ट्रेनिंग में और पुलिस की ट्रेनिंग में, कि वही एक आर्मी की ट्रेनिंग होती है तो वो किस मजबूती से सेना पे रहते हैं, लेकिन जब सिविल में पुलिस की जो ट्रेनिंग होती है वो खुद क्राइम करने के लिए तैयार रहते हैं और उसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो ये कोई भी हो, पुलिस करेगी वो अब तो गलत है ही है, लेकिन पूरी गलती सरकार की मानते हैं कि सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही, सरकार का पूरा फेलियर है। अजहर मलिक हमारे साथ। भाजपुर की बात की जाए, वहां पर किस तरह की आपराधिक घटनाएं सामने निकल कर आ रही हैं और उस पर पुलिस का रवैया किस तरह का देखने को मिला, इसके बारे में अजहर बताएं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि भाजपुर में जो पुलिस द्वारा आईपीएस एक अधिकारी के द्वारा जो किया गया था, उसके बाद एसपी का स्पष्ट कहना है कि निष्पक्ष जांच होगी और जो भी जांच के बाद दोषी पाया जाएगा खाकी पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह खाकी के कई सारे मामले भाजपुर से भी आए हैं। अभी बीच में ही एक पान के खोखे वाले को के साथ मारपीट और उसके ऊपर गाड़ी चलाने जैसा मामला भी भाजपुर क्षेत्र से सामने आया था, जिस पर आरोप सीधा पुलिस के ऊपर ही लगाया गया था। तो वहीं अब देखने वाली बात है कि त्रिवेंद्र सरकार भले ही अपने नौकरशाह को कंट्रोल के घेरे में त्रिवेंद्र सरकार पर सवाल खड़े होने लगे, तो वहीं आप कह रहे जांच इस पूरे मामले पर चल रही है, अनिल शर्मा वाले मामले पर, ये जांच कहां तक पहुंची है? किसी पर कोई एक्शन लिया गया इस मामले पर? आदेश 3 मार्च को ही स्पष्ट करेंगे। अभी जांच अंदर चल रही है और वो पब्लिक करना भी जरूरी नहीं समझते हैं वो लोग, खासकर मीडिया के सामने। अब देखने वाली बात होगी कि 3 मार्च को किस तरीके की जांच सामने पुलिस को ही बचाती हुई दिखाई देती है, क्या फिर निष्पक्ष जांच होगी, ऐसा 3 मार्च को ही स्पष्ट पता चल पाता है। अजहर, क्या ये सवाल इस पूरी खबर को लेकर आपने आला अधिकारियों से, मीडिया ने पूछे, आपने पूछे, वहां से क्या जवाब मिल रहा है? आला अधिकारियों से जब इस मामले में बात करी गई तो आला अधिकारियों ने मानव अधिकार आयोग की तरफ से हमें 3 मार्च तक जांच सबमिट करने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद एसपी का कहना है कि एसपी क्राइम को हमने जांच दे दी और 3 मार्च के बाद ही हम कुछ इससे आगे बता पाएंगे कि क्या पूरा मामला। तो भाई अगर पुलिस की बात करी जाए, पुलिस की बात करी जाए, तो उनका साफ तौर से कहना है कि हम जब दबिश मारने गए थे तो हमारे ऊपर लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग की गई, जिसके बाद हमने थोड़ी सा सख्ती दिखाया। लेकिन स्पष्ट तौर से पुलिस का भी, भाजपुर पुलिस भी मारपीट के मामले को निराधार बता रही है। तो वही उनका भाजपुर पुलिस का कहना है कि हम पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। और फिलहाल हमारे साथ महफूज हसन भी जुड़े हुए प्रतापगढ़ से। महफूज, घर में घुसकर मां बेटी को पीटा जाता है, जिसके बाद जब घायल अवस्था में न्याय के लिए महिलाएं पहुंचती हैं तो उन्हें उनकी फरियाद सुनी नहीं जाती है। क्या अब तक, जबकि अब ये खबर मीडिया में है, हम भी इस पर कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या अब उन महिलाओं की सुनी गई है? आपको बता दें, इस महिला को जब थाने से भगा दिया गया था, उसके बाद इस महिला ने कई बार, करीब ये 20 जनवरी की घटना है, उसके बाद महिला कई बार थाने के चक्कर लगाती रही, लेकिन पुलिस ने उसकी एक भी न सुनी। अभी जब इस मामले में जब खबर थाने में किसके पास चक्कर लगाया था, किस अधिकारी से मिली थी, क्या नाम था उस दरोगा का, इसके बारे में भी मैं चाहूंगा कि आप बताएं। जी, आपको बता दें, वो चक्कर लगाती रही अपने नियरेस्ट थाना संग्रामगढ़ थाने का, वो चक्कर लगाती रही। थाने के एसओ के पास बार बार वो शिकायत देती रही, लेकिन एसओ महोदय ने उसकी प्रार्थना पत्र को नहीं लिया। बाद में अपने बचाव में जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद एसओ महोदय ने अपने बचाव में दोनों पक्ष का 151 किया है, ऐसा एसओ का कहना है। जी, एसओ से आपकी बात हुई, क्या कहना है एसओ का?
जी एसओ से बात हुई तो एसओ ने बताया कि इस मामले में 151 कर दिया गया है, लेकिन बहुत ये अपने में एक बड़ा सवाल है कि जहां एक महिला को और उसकी बेटी को घर से घसीटकर लाठी और डंडों से बुरी तरह से पीटा जाता है, वहीं सिर्फ 151 की कार्रवाई करके ये अपना पल्ला झाड़ देने जैसी बात है। जहां एक तरफ 26 जनवरी जैसी परेड में महिलाओं को आगे लाने के लिए, मिशन शक्ति को मजबूत बनाने के लिए पूरे प्रदेश में महिलाओं ने ही परेड करके एक नई मिसाल दी है, पूरे प्रदेश में एक नया मिसाल बना है। ऐसे में महिलाओं के साथ इस तरह का घटना हो, हर थाने पे हेल्प डेस्क बना हुआ है, महिलाएं अपनी शिकायत दें, उनकी शिकायत का जल्द से जल्द निवारण किया जाए, इसीलिए हेल्प डेस्क बनाया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं यही प्रतापगढ़ में अगर हम महिला हेल्प डेस्क की बात करें, हम महफूज हसन, किस तरह से ये महिला हेल्प डेस्क प्रतापगढ़ में काम कर रही है? क्योंकि जो तस्वीर निकल कर आ रही है तो बिल्कुल उलट निकल कर आ रही है, लेकिन क्योंकि आप रिपोर्टिंग करते हैं ज़मीनी स्तर पर, ये महिला हेल्प डेस्क हो या पिंक पेट्रोल हो, ये किस तरह से काम कर रही हैं, इसके बारे में मैं चाहूँगा कि बताएं। जी हेल्प डेस्क की बात की जाए तो हेल्प डेस्क तो सभी जगह बनाए गए हैं, सभी थानों में बनाए गए हैं। महिला थाने में भी महिला आरक्षी को बिठा दिया गया है कि महिलाएं आए, उनकी जो भी समस्या है उसका तुरंत निराकरण करें, उसको तुरंत जो है रिलीफ पहुंचे। लेकिन यहाँ देखा जाए तो सिर्फ एक व्यवस्था बनी तो है, लेकिन सिर्फ व्यवस्था बन के रह गई है। कहीं ना कहीं उच्च अधिकारी इसको कामयाब करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नीचे के अधिकारी जो हैं, जो निचले स्तर के अफसर हैं, वो इस पे बट्टा लगा रहे हैं। जी तो नीचे के जो अधिकारी हैं या ऊपर के जो अधिकारी हैं, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मिशन शक्ति जो है उसको बट्टा साफ तौर पे लगा रहे हैं। अभिषेक भी हमारे साथ। अभिषेक, राजधानी लखनऊ में आप है, अगर मैं भी यही आपसे सवाल करूं कि वहां पर जो महिला हेल्प डेस्क हैं या पिंक पेट्रोल का आपने जिक्र किया या महिला हेल्पलाइन की आपने बात करी, ये किस तरह से वहाँ पर राजधानी लखनऊ में काम करी? क्योंकि वहाँ पर पुलिस का हेडक्वार्टर है, तमाम आला अधिकारी वहाँ पर बैठते, मुख्यमंत्री खुद वहाँ पर हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम खबरें देखते हैं। राजधानी लखनऊ की क्या तस्वीर है? आप रिपोर्टिंग करते हैं जमीनी स्तर पर, क्या देखते हैं आप अपनी निगाहों से? आरिश, ये बात साफ है कि महिला हेल्प डेस्क की बात की जाए, पिंक पेट्रोल की बात की जाए या मिशन शक्ति डेस्क की बात की जाए, ये सारी जो चीज़ें हैं ये अपने आप में बड़ा इनोवेटिव आइडिया और निश्चित तौर पर इस पूरी योजना के चलते कई सारी घटनाएं रुकी हैं, कम हुई हैं। जहां पर भी महिला पेट्रोलिंग के लिए महिला कांस्टेबल्स या महिला पेट्रोलिंग गाड़ी वहां पर मौजूद रहती, कार मौजूद रहती, या स्कूटी की बात की जाए, वहां पर कोई शोहदा या इस तरह की कोई भी घटना नहीं होती। उसकी वजह है सीधी सी, अगर पुलिस कहीं मौजूद रहती है और किसी के मन में इस तरह कोई इरादा आता भी है तो वो कहीं ना कहीं उस खाकी वर्दी को देखकर उसके मन में कुछ भय आता है। और महिला पेट्रोलिंग लगातार जारी है। कई बार महिलाएं छेड़खानी या इस तरह की छीटाकशी को लेकर के अपनी बात कह नहीं पाती, थाने जाने की बात तो बहुत दूर की, अगर वहाँ पास में भी कोई पुलिस अधिकारी या पुलिस कांस्टेबल या पुलिस सब इंस्पेक्टर मौजूद है, उनको बताने में भी झिझकती हैं। और शायद इसी वजह से इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया, इस पूरे सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया पुलिस में कि महिला कांस्टेबल और बाकायदा महिला पेट्रोलिंग, महिला पिंक पेट्रोलिंग, इस पूरी मुहिम को इसलिए शुरू किया गया कि कोई महिला आराम से मुखरता से किसी महिला पुलिस कांस्टेबल को ये बात बता पाएगी कि अभी बस में, ट्रेन में जाते समय, रास्ते पर, घर के पास या कहीं पर भी राह चलते उसके साथ कहाँ पर क्या कुछ घटना पेश आई है, और वो उसी संवेदना से उस बात को अपनी बता पाएगी और शायद वो महिला उसी संवेदना से उस बात को समझेगी। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से जो कार्रवाई है, जो प्रणाली शुरू की गई, ये अपने आप में काबिल तारीफ है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इसे पहुंचने में अभी वक्त लगेगा। राजधानी लखनऊ में भी ऐसा नहीं है कि पूरी घटनाएं पूरी तरह से रुक गई हैं, घटनाएं हो रही हैं। पुलिस अगर पहुंचती है या नहीं बाद में पहुंचती है तो भले ही कार्रवाई होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी तरह से ज़ीरो हो गया मामला, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध रुक गए, छीटाकशी, छेड़खानी। अभी हम परसों ही बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि कैसे रैगिंग अभी भी चल रही है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, वहाँ पर महिला पेट्रोलिंग, पिंक पेट्रोल्स मौजूद हो रही हैं। उसके बाद भी कुछ लोग हिम्मत करते हैं ऐसी घटनाओं को करने का, अंजाम देने का, हालांकि उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। और शायद थोड़ा आसान होता है किसी महिला कांस्टेबल को, पुलिस अधिकारी, महिला पुलिस अधिकारी को किसी महिला को अपनी बात बताने में, उसी संवेदना से उस बात को वो समझ भी पाती है बनिस्बत एक पुलिस कांस्टेबल या एक पुलिस अधिकारी, पुरुष पुलिस अधिकारी के। तो निश्चित तौर पर लेकिन ज़मीन पर उतरने में भी वक्त लगेगा
बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस किया गया है, माहौल बहुत बना है इसकी वजह से, लोग अपनी बातों को चर्चा कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए भी लोगों ने खासी तारीफ़ें की हैं, महिलाएं थोड़ा सा सेफ फील करने लगी हैं राजधानी में इस पूरी घटनाओं, इस पूरे मुहिम के बाद। लेकिन ऐसा नहीं है आरिश की घटनाएं रुक गई हैं, ये कहूँगा मैं। नाहिद अकील जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि इस देश की बहुत बड़ी आबादी गाँव में रहती है और मौजूदा वक्त में जिस तरह की तस्वीर निकल के सामने आ रही है, आपको लगता है कि महिलाएं सुरक्षित हैं? भाई देखिए, आप लोगों को बहुत बैलेंस बोलना होता होगा, हम तो रोज देखते हैं। तो क्या हर सुरक्षा के इंतजामात खाली शहर तक ही होते हैं? गांव की पगडंडियों में जहां आज थाना नहीं है प्रॉपर, तो वहां आप कैसे उम्मीद करते हैं? कौन सी पेट्रोलिंग? थाना गुलाबी और केसरी बनाने से अपराध नहीं रुकते हैं। आप बताइए, आपने महिला डेस्क बना दिया, कितनी महिला पुलिस को आपने रिक्रूट किया? अब आपके पास अगर 50 महिलाएं हैं तो चाहे महिला थाने में बैठा लीजिए, चाहे जनरल थाने में बैठा दीजिए और चाहे महिला डेस्क पे बैठा दीजिए, आप कहां से लाएंगे? ये आपने बढ़ाई क्या संख्या? तो हम कैसे मान ले कि आपकी घोषणाओं से अपराध रुक जाएगा? आपने घोषणा कर दिया, आपने स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। स्ट्रक्चर बनाने के बहुत सारे फायदे भी होते हैं। तो क्या आपका वही स्ट्रक्चर, क्या जो भारत की इतनी बड़ी आबादी है, प्रदेश की इतनी बड़ी आबादी गांव में रहती है, वहां ये महिला डेस्क बन पाई? अभी जाकर के पूछिए, कोई सिपाही बता नहीं पाएगा, एसपी नहीं बता पाएगा, बजट ही नहीं आ रहा, हमारे यहाँ तो भी सूचना नहीं आई है। तो वो महिला डेस्क कैसे बन रही है कि क्या खाली शहर के लोगों को ही, क्योंकि वो आवाज उठा देते हैं तो वहां बन जानी चाहिए? गांव की आवाज मीडिया तक पहुंचते पहुंचते केस ही खत्म हो जाता है, दबा दिया जाता है, तो फिर उसको जरूरत नहीं है। सरकार को तो सबकी जरूरत को ध्यान में रखना चाहिए ना। तो नाहिद, किस तरह के बदलाव आपको लगता है कि होने की जरूरत है? हम देख रहे हैं कि सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए तमाम तरह के अभियान भी चलाए गए, लेकिन जैसा कि अभिषेक कह रहे हैं, जमीन तक वो अभियान नहीं पहुंच पा रहे हैं, जमीन तक वो मिशन नहीं पहुंच पा रहे हैं। महिलाओं के अपराध को रोकने के लिए सबसे पहले पुलिस रिफॉर्म की जरूरत है। दूसरे नंबर पे 50% महिलाओं का रिक्रूटमेंट करने की जरूरत है। जब बराबर की पुलिस होंगी तब, अब आज प्रदेश में कितनी पुलिस है उसको आंकड़ा निकाल लीजिए। उसके बाद प्रदेश में ऊपर से लेके नीचे पुलिस महकमे के अधिकारी और जितने अधिकारी हैं, जितने नेता हैं, उनका आंकड़ा निकाल लीजिए। तो आपकी 50% पुलिस तो लोगों की दरबारी में लगी हुई है। तो काम कैसे होगा भाई? वो उसको तो जा करके दरबार में भी सुरक्षा देना है, तो क्या सुरक्षित हो पाएगा प्रदेश? इस पे बात करें ना। पुलिस रिफॉर्म क्यों नहीं करते हैं? ड्राफ्ट बना तो रखा है, आजादी के बाद से जब ड्राफ्ट बना तो वो पेंडिंग क्यों चल रहा है? अभिषेक, क्या कहेंगे, पुलिस में किस तरह की रिफॉर्म की जरूरत है, जिसपे नाहिद अकील जी साफ तौर पे बात कर रही हैं? उनका कहना है कि महिला पुलिसकर्मियों की ही संख्या कम है, तो महिला हेल्प डेस्क बनाने का क्या मतलब है? यहाँ बिल्कुल रिफॉर्म्स की जो बात कही जा रही है, वो एक दशक से लगातार पुलिस रिफॉर्म्स बने हैं। जब भी सरकारें बदली हैं, कुछ अधिकारी बदले हैं, हर अधिकारी ने आकर ये ज़रूर कहा है कि पुलिस में इस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए, पुलिस में लैंग्वेज ट्रेनिंग होनी चाहिए, पुलिस में महिलाओं की तादाद बढ़ाई जानी चाहिए। और उसको लेकर के कुछ कई बार काम भी देखने को मिले हैं। अपने आप में जो पिंक पेट्रोल की बात की जाए या मिशन शक्ति की बात की जाए, ये इस बात की बानगी है कि महिला कांस्टेबल्स को किस तरह से फील्ड ड्यूटी पर तैनात किया गया है। इससे पहले महिला कांस्टेबल्स इस तरह की फील्ड ड्यूटियों पर नहीं दिखती थी। ना पेट्रोलिंग की बात की जाए, ना गश्त की बात की जाए, ना इस तरह से उन्हें फील्ड पर रिक्रूट किया जाता था। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और इन सारी चीज़ों के बाद ये साफ है कि महिला कांस्टेबल्स की भर्ती को लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन सिस्टम की बात अगर करें तो हमने खुद के न्यूज़ ने दिखाया कि कैसे 2018 की भर्ती 2022 तक नहीं हो पाई है। तो 2022 में होने वाला कोई एग्ज़ाम या 2020 में होने वाला कोई एग्ज़ाम, उसका रिजल्ट कब आएगा, कब भर्ती होगी, कब वो महिला कांस्टेबल्स ऑन ड्यूटी आएंगी, कब उनकी ट्रेनिंग होगी और कब वो ज़मीन पर उतरेंगे, और तब तक क्या मिशन शक्ति इसी तरह चलता रहेगा कि नहीं, है इसका कुछ और नाम बदल जाएगा। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और कांस्टेबल्स को लेकर, उनकी तादाद बढ़ाए जाने को लेकर या पूरी फोर्स की तादाद बढ़ाए जाने को लेकर कई बार प्रयास हो चुके हैं, लेकिन
हम जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि पूरा सिस्टम और पूरा जो प्रणाली है, चाहे वो अब कोविड की वजह से देर हो गई हो या बाकी चीज़ें हैं या आपसी तालमेल नहीं बन पाता कई बार ट्रेनिंग सेंटर्स को लेकर या यहाँ पर जो छात्र हैं या अभ्यर्थी हैं उनको ट्रेनिंग कराए जाने को लेकर, तो मामला कहीं ना कहीं लिंगर ऑन होता रहता है। और यही वजह है कि 2018 की भर्ती अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, अभी तक वो अभ्यर्थी ट्रेनिंग नहीं कर पाए, ट्रेनिंग छोड़े उनका मेडिकल भी नहीं हुआ है। तो महिला कांस्टेबल्स भी उन्हीं में से हैं, उन्हीं में महिला कांस्टेबल्स की भी गिनती है और बड़ी तादाद में गिनती है। तकरीबन 39,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी थे, जिसमें बड़ी तादाद में सिविल फोर्स में महिला कांस्टेबल्स भी थी। तो वो तब आ पाएंगी जब वो भर्ती पूरी हो पाएगी। और बात रही तादाद की, तो तादाद को लेकर हर साल काम किया जाता है, हर साल तादाद बढ़ाने को लेकर काम किया जाता है। और नतीजा ये है कि 2015 से लेकर आज तक सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं हो पाई है उत्तर प्रदेश की बात की जाए, और कांस्टेबल्स की बात की जाए तो 2018 की भर्ती का मैं खुद ही जिक्र आपसे कर रहा हूँ, उसी में महिला कांस्टेबल्स, महिला सब इंस्पेक्टर्स भी शामिल होंगी। तो ये ज़मीनी हकीकत है। हम मिशन शक्ति शुरुआत कर चुके हैं। मिशन शक्ति के ज़रिए अच्छा काम ये हुआ कि जो महिला कांस्टेबल्स थी जिन्हें फील्ड पोस्टिंग नहीं मिलती थी, उन्हें हम फील्ड पर देख रहे हैं, जो हमेशा थाने में या महिला थाने में या और ड्यूटीज़ पर बाकी दफ्तर के काम में उन्हें लगाया जाता था, अब वो फील्ड पर नज़र आ रही हैं, फील्ड पर अपनी ड्यूटी निभाती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन अभिषेक, इतनी सही बात अभिषेक ने साफ तौर पे एक तस्वीर बताई, और महिला हेल्प डेस्क तो बना दी गई हैं, लेकिन महिला हेल्प डेस्क पर महिलाओं की ही कमी देखने को मिल रही है। तो महिलाओं को कैसे सुरक्षित रखेंगे, अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाहिद जी आपका शुक्रिया, महमूद हसन बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। अजहर मलिक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अभिषेक आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये मिशन शक्ति की तस्वीर है सूबे की, जो हमने आपको सुबह बोलेगा में दिखाई, जहाँ पर मिशन शक्ति मिशन तो शुरू किया गया, लेकिन वो ज़मीन पर किस तरह से पहुँचा है या नहीं पहुँचा है, वो आप बखूबी इस कार्यक्रम में देखकर हमारे संवाददाताओं ने जो जानकारी दी और तमाम कॉलर्स जो हमारे साथ जुड़े उसको सुनकर भी आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। कार्यक्रम इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।